ओके, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। वो जो मल्टीपल एंट्रीज वाला प्रॉब्लम था, आज फिर से है। चलो, नाउ वी हैव टू लिव विद दैट प्रॉब्लम एक्चुअली। क्योंकि वो प्रॉब्लम कोई सॉर्ट आउट होने वाला नहीं है ना। चलो, मैं एडमिट कर रहा हूँ सबको, बट फिर भी आई थिंक मल्टीपल एंट्रीज के चक्कर में थोड़े थोड़े प्रॉब्लम रह जाएगा। आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू गो अवे। इवन मैंने जब एंट्री किया तभी भी मेरा भी मल्टीपल एंट्री आ रहा था, फिर थर्ड या फोर्थ एंट्री में एंटर हो गए। ठीक है ना। चलो, so like we are in the middle of discussion of 2D and we have covered a lot of journey हमें। ठीक है, आज हम लोग करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन when object is thrown from moving object। ठीक है ना, from moving object। तो ना हमने इस चीज को 1D में भी एक्सपीरियंस किया था कि अगर मान लो एक मूविंग ऑब्जेक्ट के में से अगर एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करो, सॉरी ड्रॉप कर दो, इन दैट केस ड्रॉप का मतलब क्या हो जाएगा ना, उसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा इक्वल टू दैट ऑफ द सिस्टम या ऑब्जेक्ट, है ना, फ्रॉम वेयर इट हैज बीन ड्रॉप। ये हमने पढ़ा था। जैसे हमने बैलून वाला क्वेश्चन किया था कि अगर मान लो बैलून ऊपर जा रहा है और मान लो वहां से मैं कुछ नहीं करता हूँ, एक पत्थर को पकड़ के रखा हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ और बीच में मैंने ड्रॉप कर दिया, तो मैंने सो कॉल्ड ड्रॉप तो किया, लेकिन जो पत्थर का इनिशियल वेलोसिटी होगा वो जीरो नहीं होगा, वो होगा मेरे वेलोसिटी के बराबर, क्योंकि मैंने ही पत्थर को पकड़ के रखा था। तो जो मेरा वेलोसिटी था कि मैंने पकड़ के रखा है, तो जो मेरा वेलोसिटी वही पत्थर का वेलोसिटी। तो जब मैंने ड्रॉप किया और कोई एडिशनल एफर्ट नहीं किया, तो यानी पत्थर का वही वेलोसिटी होगा इनिशियल, जो उस समय मेरा वेलोसिटी था। तो देयरफॉर दैट इज व्हाट इज मेंट बाय ड्रॉपिंग। तो देखो, ड्रॉपिंग का मीनिंग थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकंड एस्पेक्ट इज दैट okay, good morning, Harshit has just sent a good morning message and Aryan has sent a question also. Aryan has asked a question and that is, चलो इसको पहले आंसर करते हैं, फिर जो मैं डिस्कस कर रहा था वो भी डिस्कस करें। एंड दैट इज, if we throw a ball on rough inclined plane with coefficient of restitution, but I think what you want to say is probably coefficient of friction. रेस्टिट्यूशन का रफ और नॉन रफ के साथ कोई रिलेशन नहीं, ठीक है ना। तो व्हाट यू आर प्रोबेबली वांटिंग टू आस्क इज मे बी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और तुमने शायद गलती से रेस्टिट्यूशन टाइप किया, जो मुझे लग रहा है। अरियंत, जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है ना। देखो, अगर मान लो फ्रिक्शनलेस है, लेट मी मेक द थिंग वेरी क्लियर, अगर फ्रिक्शनलेस है, इन दैट केस अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, ठीक है ना, तो इन दैट केस क्या होगा, जो परपेंडिकुलर स्ट्राइकिंग वेलोसिटी है वो बदल के बाहर आएगा, मतलब वापस आएगा। ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब फ्रिक्शन नहीं है और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी ई है। तो अगर मान लो कुछ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो वो ई टाइम्स होके वापस आएगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग। अगर फ्रिक्शन नहीं है, ध्यान से, अब ध्यान से सुनना, ये तो हम लोग कर रखे, ये जो मैंने अभी बताया वो तो हमने कर रखा है, इसलिए कोई नया चीज नहीं बताया। अगर फ्रिक्शन नहीं है, इन दैट केस अलोंग द इंक्लाइन प्लेन बाउंसिंग के पहले का कंपोनेंट और बाउंसिंग के बाद का कंपोनेंट बराबर होगा। हो गया, ये हो गया अगर फ्रिक्शन नहीं है। और अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है ना, एक सेकंड, मैं जरा एक बार फिर से एडमिट करने की कोशिश करता हूँ। बेचारा पार्थ के साथ एवरीडे ये प्रॉब्लम हो जाता है ना। बाकियों के साथ तो कभी कभी होता है कि वो एंट्री कर नहीं पाता है, और पार्थ के साथ तो डेली हो रहा है। पार्थ इज रियल अनलकी दैट वे, है ना। चलो, एनीवे, जो मैं कह रहा था, तो अगर फ्रिक्शन है, इन दैट केस जो कंपोनेंट अलोंग द प्लेन बिफोर बाउंसिंग था, और आफ्टर बाउंसिंग वो चेंज हो जाएगा।
लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं है, इन दैट केस कंपोनेंट अलोंग द प्लेन बिफोर बाउंसिंग और आफ्टर बाउंसिंग सेम होगा। बट हाँ, हो सकता है पूछोगे कि अगर फ्रिक्शन है तो इन दैट केस कितना चेंज आएगा। वेल, वो चीज अभी हम लोग नहीं करेंगे, वो हम लोग करेंगे जब हम लोग डायनेमिक्स पढ़ेंगे। यानी नेट नेट सम क्या हो गया कि अगर कोई भी इंक्लाइन प्लेन ले लो, ये जरूरी नहीं कैसे हो, कल को इंक्लाइन ऐसे भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देयर इज नो फिक्स्ड दिस थिंग एज सच, ठीक है ना। तो एक काम करो, अगर मान लो सपोज एक बॉल यू बाउंस कर रहा है ऐसे यू स्पीड से, ठीक है ना, और इसका एक नॉर्मल बना देता हूं। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना देता हूं। ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा हुआ, अगर ये थीटा होगा तो ऑब्वियसली फिर इसके अलोंग क्या कंपोनेंट होगा, यू कॉस थीटा, और इसके अलोंग क्या कंपोनेंट होगा ना, यू साइन थीटा। ये हो गया बाउंसिंग के पहले। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, इन दैट केस बाउंसिंग बैक वाला जो वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा ई यू कॉस थीटा। लेकिन जो अलोंग वाला वेलोसिटी होगा यानी ये वाला, वो यू साइन थीटा रह जाएगा अगर फ्रिक्शन इक्वल टू 0 हुआ तो, ठीक है ना। और सोम हैज आस्क्ड कि ई यू cos थीटा क्यों होगा ना। देखो, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो ई का फैक्टर है ना, वो है ही ऐसे, यानी बाउंसिंग के पहले और बाद के रिलेशनशिप ही ई होता है। ई का डेफिनेशन ही है कि वेलोसिटी आफ्टर बाउंसिंग कोलिजन अपॉन वेलोसिटी, एक्चुअली वेलोसिटी नहीं होता है, रिलेटिव वेलोसिटी होता है। चलो मैं ठीक से लिख देता हूं। ई का डेफिनेशन है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। ये होता है ई का डेफिनेशन। तो यहाँ पे प्लेन तो रेस्ट पे है, द प्लेन इज एट रेस्ट, तो देयरफॉर बिफोर कोलिजन क्या वेलोसिटी होगा, यू cos थीटा, रिलेटिव वेलोसिटी, तो वो ये यू cos थीटा हो गया। और आफ्टर वेलोसिटी क्या हो गया, ये वाला वी डैश कुछ भी ले लो, तो मान लो इसको वी डैश ले लो, और ये हो गया यू cos थीटा, ये यू cos थीटा, तो ई होगा। तो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होगा, यू cos थीटा इनटू ई, तो वही लिख दिया मैंने ई। सर हाँ बेटे, वीडियो ब्लर है सर। सर एक बार वेटिंग रूम चेक करना। मैं कर रहा हूँ एक्चुअली, क्या ना, वेटिंग तो मैं बार बार ये कर रहा हूँ, बट समहाउ ना वो हो नहीं रहा है। आदित्य और अंश का दिक्कत आ रहा है। अच्छा, आदित्य के तो बाप रे, कम से कम 10 एंट्री आ चुका है, फिर भी नहीं हो पा, क्या करें, तो बार बार ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। पार्थ बंसल, प्लीज टेल व्हाट हैव यू टोल्ड अप टू नाउ इन शॉर्ट। बेटे मैंने अभी फॉर्चुनेटली ज्यादा कुछ बोला नहीं है ना, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि अगर कोलिजन हो रहा है और मान लो ये अगर इंक्लाइन प्लेन है, ये अगर इंक्लाइन प्लेन है मान लो, ठीक है ना, ये अगर इंक्लाइन प्लेन है, इन दैट केस अगर यू एंगल से आ रहा है, यू स्पीड से आ रहा है नॉर्मल के साथ थीटा एंगल पे, तो बिफोर कोलिजन यू cos थीटा होगा, तो आफ्टर कोलिजन ई यू cos थीटा। और जो अलोंग द कंपोनेंट वेलोसिटी जो यू sin थीटा, वो एज इट इज रह जाएगा आफ्टर कोलिजन, यू sin थीटा ही रह जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। दैट इज द फर्स्ट। दिस इज व्हेन फ्रिक्शन इज जीरो। बट अगर फ्रिक्शन नॉन जीरो हो जाए, इन दैट केस क्या होगा, ये यू sin थीटा से कम हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन उस समय उसको अपोज भी करेंगे।
ड्यूरिंग द कोलिजन। तो देयरफॉर ये जो वेलोसिटी होगा ये अब ये u sin थीटा नहीं हो पाएगा। पर u sin थीटा क्या होगा, ये सब कैलकुलेशन इस चैप्टर के अंदर नहीं आता है, वो हम लोग जब डायनेमिक्स चैप्टर पढ़ेंगे तो और डिटेल में करेंगे। इज दैट ओके? ओहो आदित्य, ठीक है। अच्छा, दैट इज द फर्स्ट थिंग। ये ई का रोल भी आ गया, सब कुछ इसमें कवर हो गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ। आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। सपोज मैं कहता हूँ कि ये एक वॉल है और मैंने एक प्रोजेक्टाइल फेंका है 25 मीटर पर सेकंड से 53 डिग्री एंगल पे, ठीक है। और ये वॉल मान लो है 80 मीटर्स। नहीं 80 नहीं, 40 मीटर दूर सपोज एक वॉल है, ठीक है। सेटिंग द ओरिजिन एज दिस लाइन, ये ओरिजिन है भाई। तो ये कहीं ना कहीं जाके बाउंस करके वापस आएंगे। तो लोकेट दिस पॉइंट पी, इस पॉइंट पी को लोकेट करना है। ठीक है। अच्छा ये हो गया, E इज इक्वल टू दिया हुआ है हाफ। लोकेट पॉइंट P इफ E इज इक्वल टू हाफ। ध्रुव शर्मा हैज आस्क्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वो अलग बात है कि इसका जवाब अभी मैं नहीं दूंगा, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दैट इज आई एम गिविंग द क्वेश्चन टू एवरीबॉडी। इसका जवाब मैं दूंगा जब मैं सर्कुलर मोशन कवर कर लूंगा तब। एंड दैट इज इन प्रोजेक्टाइल मोशन is the rate in change of velocity equal to the modulus of g cos theta? ये आंसर गलत बता रहे हो, बट योर क्वेश्चन इज वेरी गुड। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड अगर देखोगे वो जी कॉस थीटा होगा, और वो भी मैं समझाऊंगा कि थीटा कौन सा लेना होगा। वो थीटा ओरिजिनल वाला नहीं चलेगा, थीटा उस वक्त का एंगल है, तो मैं उस पर डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो दैट इज समथिंग दैट आई विल डिस्कस। क्योंकि जब वेलोसिटी बदलता है ना तो दो तरीके से बदल सकता है। मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, मैं स्पीड की बात नहीं कर रहा। वेलोसिटी जब बदलता है तो उसमें दो तरीके से बदल सकता है, एक होता है डायरेक्शन और एक होता है मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों का एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है, लेकिन वो ना सर्कुलर मोशन के बाद समझ में आएगा। इसलिए अभी मैं तुम्हारे जो क्वेश्चन है उसको आंसर नहीं कर रहा हूं, बट क्योंकि क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने सबको बता दिया कि देखो ऐसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल में, एंड दैट इज प्रोजेक्टाइल के दौरान अलग अलग मोमेंट पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कैसे कैसे वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कैसे चेंज हो रहा है ना, और ओवरऑल वेलोसिटी के उसमें कैसे चेंज हो रहा है, वगैरह वगैरह। बट वो ना थोड़ा सर्कुलर मोशन रिलेटेड है, इसलिए हल्का सा प्रीमेच्योर डिस्कशन है, इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बट इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट, विल डू लेटर ऑन, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आज आंसर आ चुका है, दैट इज यशु अग्रवाल ने बोल दिया कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 35 होगा। तो बेसिकली यू टू फाइंड आउट एक्स, फाइंड एक्स इफ E is equal to half, ये दिया हुआ। एक ही आंसर है 35, और कोई आंसर? बट एक चीज आई एम श्योर, मैं इनफैक्ट शुरू का सोच रहा था कि आज का 5-10 मिनट मैं उसी पे निकालूं जैसे मैं रेगुलरली करता हूं, बट फिर वो एंट्री के टाइम इतना प्रॉब्लम्स हो रहा है आजकल कि फिर मैं उस पर ध्यान देना नहीं चाहता, टाइम वेस्ट हो जाता है। बट मैं एक चीज थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा जो कि मुझे क्लास के स्टार्टिंग में करने का मन था, बट चलो अब मन आ ही गया। एंड दैट इज, एक चीज देखा होगी कि 2D मोशन से देखो फिजिक्स थोड़ा फैसिनेटिंग होने लगा।
थोड़ा सा देखो डिफिकल्टी लेवल तो हमेशा, वो तो कोई बात नहीं, वो तो देखो यू आर ऑल इंटेलिजेंट एनफ, यू विल ऑल मैनेज, आई नो वेरी वेल, यू विल मैनेज, दैट इज नॉट एन इशू। बट एक चीज थोड़ा फैसिनेटिंग होने लगा, तुमको सोचना पड़ता है बहुत स्ट्रांगली, बिना सोचे नहीं होगा कि चलो मैंने तुमको फॉर्मूला लिस्ट दे दिया, तुमको सारे मेथड्स बता दिया, मैथमेटिक्स मालूम हो गया ना। सोचना पड़ेगा हर क्वेश्चन, अब क्या करूं, अब क्या करूं, इसमें क्या होगा, इसमें कैसे कैसे होगा। तो दैट इज समथिंग दैट इज एक्चुअली व्हिच इज द फैसिनेटिंग पार्ट ऑफ फिजिक्स, एक्चुअली टू एन एक्सटेंट बिगिंस विथ 2D। 1D एक्चुअली थोड़ा सा रिलेटिवली इजियर है, आई एग्री, बट 2D से देखो थोड़ा सा फैसिनेटिंग होने लगा, है ना। और ये फैसिनेटिंग वाला चीज जो है ना, बढ़ता जाएगा, देखना लॉज ऑफ मोशन में और होगा फैसिनेटिंग, फिर वर्क एनर्जी आएगा, फिर रोटेशन आएगा, फिर थोड़ा सा रिपीट होने लगता है। ठीक है ना। चलो एनीवे, अभी आंसर चेंज कर दिया इन्होंने, आंसर बोल रहे हैं कि x इक्वल टू 30, यानी x के कई आंसर्स आ सकते हैं वैसे तो, बट किसी ने आंसर नहीं दिया। ज्यादा टफ लग रहा है क्या? देखो तुम लोगों के मैसेजेस प्राइवेटली आता है, इसलिए बेझिझक शर्माए बगैर। सर आप म्यूट हो गए। सर अब म्यूट क्यों हो गए बताओ? गेस करो। मैंने अभी चेक किया, कॉल आ रहा था। अनुष हैज आस्क्ड कि अगर फ्रिक्शन एब्सेंट है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड ई आर इक्विवेलेंट। अब सुनो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रीमेच्योर है, बट फिर भी मैं आंसर करना चाहूंगा, एंड दैट इज फ्रिक्शन कोफिशिएंट टोटली अलग चीज है, उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के साथ कोई लिंक नहीं, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक अपना जगह है और वो अपने जगह है। राइट में सी कैसे? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ओनली अलोंग द नॉर्मल टू द प्लेन। दोबारा सुनो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कंसेप्ट सिर्फ प्लेन के, प्लेन मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं, प्लेन इंक्लाइन भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, कोई सा भी हो। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कंसेप्ट सिर्फ अलोंग द नॉर्मल टू द प्लेन है, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट का कंसेप्ट सिर्फ पैरेलल टू द प्लेन, इसलिए वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। हाँ, कैलकुलेशन में दोनों जरूरत पड़ती है, वो एक अलग बात है, कैलकुलेशन में दोनों जरूरत पड़ती है, लेकिन ऐसे नहीं कि अगर कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन हाफ होगा तो फ्रिक्शन भी हाफ होगा, ऐसे कुछ। So they are totally different things. One is along the normal, the other is along the plane itself. तो दोनों को मिक्स अप मत करो, ठीक है। चलो एनीवे, अब आंसर्स आने लगे हैं एट लास्ट, फटाफट। अंश ने बताया 10 मीटर, आर्यन 30, अंश ने बताया 30, देव 35, भव्या 30। चलो ठीक है, नाउ लेट्स कैलकुलेट। पहली बात तो इस बार वॉल वर्टिकल है, वॉल वर्टिकल है, और फ्रिक्शन के बारे में कुछ बोला तो है नहीं, यानी वर्टिकल को, और क्योंकि वॉल वर्टिकल है तो यानी वॉल का परपेंडिकुलर ये हुआ, और अलोंग बोलते वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस के वेलोसिटी को कोई टच नहीं करता, इसलिए टी विल रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस के वेलोसिटी कभी बदल ही नहीं रहा है, उसको कौन बदल रहा है? अकेली ग्रेविटी। वॉल वगैरह की वजह से वाई एक्सिस के वेलोसिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने फ्रिक्शन लिया नहीं, फ्रिक्शन अभी हैंडल कर भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन में डिस्कस ही नहीं किया, तो therefore t remains the same. तो then you might say ठीक है, t अगर सेम होगा तो रेंज भी सेम होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या प्रॉब्लम है कि देखो, अब मैं एक काम करता हूँ, इसके कंपोनेंट कर लेता हूँ। तो 15 का कंपोनेंट, 25 का कंपोनेंट क्या हो गया ना, ये हो गया 15 और ये हो गया 20, ठीक है, ये हो गया 15। अच्छा, इसका रेंज क्या है? इसका रेंज हो गया 2u स्क्वायर साइन थीटा, चलो साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। तो 5 से 5, 5 से 2, 2 से 2 कैंसल, एक और 5 से 5, 5 for the 20 into 3 equal to 60। 60 में से इसका मतलब क्या है कि अगर वॉल नहीं होता, तो ये 20 और जाता है।
क्यों? क्योंकि वॉल तो है नहीं, तो 20 और आगे जाके निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ई का वैल्यू हाफ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना, ये आधा होके वापस आएगा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है कितना, 15, तो वो आधा हो जाएगा। यानी ये जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें समय उतना ही लगेगा, लेकिन वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल आधा हो गया। तो देयरफॉर उतने ही टाइम पे वो हॉरिजॉन्टली जितना और आगे कवर कर रहा था, ध्यान से सुनना, जितना और आगे कवर कर रहा था उसका आधा कवर करके वापस आएगा। यानी ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा 10 मीटर्स, ये हो जाएगा 10 मीटर्स। अगर ई का वैल्यू 1 होता, ई का वैल्यू 1 मतलब जैसे गया वैसे आया, पर नॉर्मल टू द प्लेन है, लेकिन ई का वैल्यू 1 नहीं, हाफ है, तो यानी जैसे गया उसका आधे वेलोसिटी से आया। तो जैसे गया अगर वैसे ही जाता तो जितना उसको आगे जाना था वॉल से उतने वो पीछे आ जाता, लेकिन क्योंकि आधे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से वापस आया है, तो देयरफॉर जितना उसको आगे जाना था उसका आधा वो वापस आएगा। यानी कितना वापस आएगा, 10 मीटर। अगर 10 मीटर वापस आएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 30, है ना। यानी एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 30 इज द करेक्ट आंसर। एक्स इक्वल टू 30 आप देखो ज्यादातर लोगों ने आंसर दे दिया, भव्य ने भी दिया, आयुष ने भी दिया, सोम ने भी अब दे दिया, और अब जो है हर्षित ने भी दे दिया, और इसके पहले भी लोगों ने दिया था। चलो ठीक है, हो सकता है कि लिस्ट में मेरे एक आध नाम छूट गया, वो एक्चुअली लंबा लिस्ट होता है तो ऊपर चला जाए। चलो गुड, अब तो समझ में आ गया ना, अब तो ई को लेके कोई और परेशानी नहीं आई हो, ठीक है। मैं जानबूझ के इसलिए क्वेश्चन है, बल्कि इसके एडवांस क्वेश्चन मैंने कराया था, वो टक 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 टक, उसमें तो खैर ऑड इवन वाला चक्कर भी था, लेकिन हाँ उसमें एक चीज था कि ई नहीं था, ई नहीं था इन द सेंस कि ई इज इक्वल टू 1। तो ठीक है, हर क्वेश्चन के अपने अपने नुएंस है, अब बाकी तो आप कर ही लोगे। तो अब एक काम करें, शुरू करें, जो मैं पहले एजेंडा सेट कर रहा था। नाउ सो मैं की जो वेलोसिटी हाफ हुआ उसमें डिस्टेंस हाफ क्यों हो गया, क्योंकि उसका जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल था वो फिक्स था, एक्सेलरेशन तो होता नहीं है, लेकिन वापसी में उसका वेलोसिटी आधा हो गया। तो यानी जितना टाइम उसको आगे जाने में लग रहा था, टाइम उतना ही पीछे आने में लग रहा है, क्योंकि टाइम डिसाइड होता है वर्टिकल कंपोनेंट से, और वर्टिकल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि फ्रिक्शन नहीं था। फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, दैट डिस्कशन विल डू मे बी अराउंड 1-1.5 महीने बाद, जब हम फ्रिक्शन सब पढ़ लेंगे तब करेंगे। तो चलो वो भी एक फ्यूचर का एजेंडा है, दैट विल डिस्कस नो डाउट, बट फिलहाल फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए वर्टिकल वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं आया, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट या वर्टिकल मोशन में कोई चेंज नहीं। तो यानी वॉल के बाद जितना उसको टाइम लगना था, वॉल के बाद उतना ही टाइम में वो वॉल के सामने आएगा कोलिजन के बाद, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होना था अगर वॉल नहीं होता उससे आधे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गया, क्योंकि ई इज इक्वल टू हाफ है। अगर ई इज इक्वल टू 1/4 होता तो 1/4 हो जाता, तो यानी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो 1/4 होता, यानी जितना हॉरिजॉन्टली आगे कवर करता वो वॉल के बाद उसका 1/4 अब वो पीछे कवर करता। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर, चलो ठीक है इसको फटाफट आंसर कर लो, इसी क्वेश्चन में अगर ई इज इक्वल टू 1/4 होता तो एक्स इक्वल टू कितना होता बता दो फटाफट, जल्दी बताओ। अगर ई इज इक्वल टू 1/4 हो जाए तो एक्स इक्वल टू क्या होगा? ओके, अरियंत ने फटाफट आंसर दिया 35, निमिषा 35, यशु 35, गर्भ 35, जसराज 35। अब तो 35 का रेला लग गया बिल्कुल सही, यानी 40 तो था ही, उसको 20 और करना था, ये था ना प्रोजेक्टर, ये वॉल हो गया, तो उसको 20 और करना था, पर 1/4 से आ रहा है, यानी इधर आ रहा है, तो यानी 5 पीछे आएगा, क्यों 1/4 ऑफ 20, यानी 5 पीछे आएगा, ये 5 हो गया, यानी क्या हो गया, यहां से अगर देखोगे तो 5 पीछे आएगा, मतलब 35। बिल्कुल सही, चलो गुड, यानी आप पकड़ में आ रहा चीजें, ठीक है, ऐसे ही होता है धीरे धीरे, ठीक है। 35 बिल्कुल करेक्ट है, और सब लोगों ने लगभग करेक्ट ही कर दिया। ध्रुव ने एक पूछा इज दैट एसबीटी का सिलेबस क्या होगा? बेटे एसबीटी का सिलेबस हम अनाउंस करेंगे जब हम लोग का लास्ट सेशन हो, ठीक है ना, या उससे 2-4 दिन पहले, पहले देखते हैं कहां तक कवर होता है। बट हाँ, एसबीटी के सिलेबस में 2D मोशन तो पूरा आएगा, मतलब शुरू से लेके जो भी मैथ टूल, यूनिट डायमेंशन, एरर, मोशन इन 1D,
उसमें सब कुछ ग्राफ रिलेटिविटी सब, और मोशन इन 2D जो अभी हम लोग कवर किए प्रोजेक्टाइल, और इसके बाद हम सर्कुलर मोशन करेंगे। तो सर्कुलर मोशन होपफुली नेक्स्ट वीक के मिडिल तक खत्म हो जाए। फिर हम लोग लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। तो लॉज ऑफ मोशन जितना हो पाएगा छुट्टियों के पहले, दैट विल बी द एसवीटी सिलेबस, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली मान के चलो। यानी 2D तक तो पूरा ही, और लॉज ऑफ मोशन में थोड़ा सा, पूरा नहीं, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन बड़ा चैप्टर है तो पूरा हो नहीं पाएगा छुट्टियों के पहले। तो देयरफॉर, और व्हेन इट कम्स टू छुट्टियों के पहले, जब मैं बोले सब लोग सोचेंगे छुट्टियों के पहले मतलब कब। अभी तक जो प्लान है, प्लान माइट चेंज, बट अभी तक जो प्लान है इज कि फर्स्ट 2 वीक्स क्लासेस होंगे आफ्टर जून। मतलब जैसे अभी तो हम लोग मई में है, तो जून में 2 वीक्स क्लासेस होंगे, दिस व्हाट आई हैव कट, बट कुछ प्लान में चेंज हुआ, आई डोंट, ठीक है ना। अच्छा, तो दैट्स ऑल। एनीवे, तो जो मैं कह रहा था इज दैट प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग ऑब्जेक्ट्स, वैसे ऑब्जेक्ट ना लिख के काम करो, मूविंग सिस्टम करो। सर हाँ बेटे, सर एसवीटी पक्का 1 जुलाई को है? SVT will be on the second या third working day after summer break. फर्स्ट डे में जनरली नहीं रखते हैं, फर्स्ट डे चाहते हैं कि रिलैक्स करो। सर ऑफलाइन नहीं हो सकता, मतलब ऑफलाइन नहीं हो सकता कुछ भी? अभी देखो कई सारी चीजें अटकलें चल रहा है, आई मीन हाउ टू टेल यू, बिकॉज कुछ प्लान ये चल रहा है कि शायद गवर्नमेंट अलाउ कर दें ऑड इवेंट टाइप का कुछ, है ना, मतलब कि मंडे आधे बच्चों को बताओ, ट्यूसडे बाकी आधों को, एंड सो ऑन। तो अगर ऐसे कुछ होगा तो इन दैट केस मे बी हो सकता है, आई मीन सी, डोंट टेक दिस एज ऑफिशियल, मैं अपना बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि 2 अलग अलग एसबीटी हो जाए, कि मंडे एक दिन हो जाएगा जो आधे बच्चे गवर्नमेंट अलाउ करेंगे, और अगर गवर्नमेंट अलाउ करते 50-50% स्टूडेंट्स ऑन वन ईच डे, तो दैट केस में भी कोई कईयों का मंडे हो जाएगा आधा और बाकियों का ट्यूसडे, तब तो फिर अलग अलग पेपर होगा। और अगर गवर्नमेंट मना करते हैं स्कूल खोलने के लिए, तो इन दैट केस क्या होगा कि सब लोग ऑफलाइन, मतलब घर में बैठ के ही होगा, जैसे अभी सीपीटी कर रहे हो, तो इन दैट केस तो फिर ऑन द सेम डे होगा। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, लेट्स लीव इट टू फ्यूचर। ठीक है, अभी ऑनलाइन गीता वाज आल्सो आस्क्ड द सेम थिंग, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, अब इसके बारे कैंसिल में नहीं हो कैसे। सकता सर? हाँ बेटे, कैंसिल नहीं हो सकता? कैंसिल तो हर चीज हो सकता है ना, बट क्यों चाहते हो कैंसिल का? देखो, एक तो ना थोड़ा सा एक इम्यूनिटी डेवलप करो टेस्ट के लिए। टेस्ट से डरना इज नॉट अ वेरी गुड साइन। ठीक है ना, अब मैं उस पर बातें करूंगा तो टाइम खराब हो जाएगा, इसलिए रहने दो, कभी और बात करूंगा। टेस्ट से डरना नहीं चाहिए, टेस्ट शुड बी लाइक, ठीक है लेट्स स्टार्ट। अभी जैसे सिंपल सी एक बात बताता हूँ, मान लो मैं कहता हूँ चलो भाई क्रिकेट मैच, थोड़ा सोच के देखना। कई बार तुम बोलोगे नहीं आप गलत एनालॉजी दे रहे हो सकता है, बोलोगे, आई एम ओपन टू दैट, नो प्रॉब्लम, बट थोड़ा सोच के देखना, हो सकता है कि तुमको अच्छा लगे लॉजिक। इज दैट सपोज मैं इसी वक्त कहता हूँ कि छोड़ो वो क्लास वास, मस्त मौसम हो रहा है, चलो क्रिकेट मैच चलते। क्रिकेट नहीं बोला मैंने, क्रिकेट मैच बोला। अब क्रिकेट मैच इज द इक्विवेलेंट ऑफ टेस्ट ओनली, क्रिकेट प्रैक्टिस नहीं बोला मैंने, क्रिकेट मैच बोला। तो क्या तुम बोलोगे अरे नहीं नहीं मैंने तो जो है पिछले 3-4 हफ्ते से तो खेला नहीं है ना, मुझे रिवाइज करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं बोलते, बल्कि जोश में आ जाता है क्रिकेट मैच चलो चलो चलो। मतलब क्या कि कोई भी लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस हम, अच्छा ऐसा तो नहीं कि हर कोई क्रिकेट में अच्छे हो, लेकिन जो अच्छा है वो भी उतना ही जोश से बोलते हैं हाँ चलो चलो, और जो अच्छा नहीं है बिल्कुल, जिसको मालूम है कि मैं कुछ खास खेलता नहीं हूँ, तो वो भी बोलता है हाँ चलो चलो चलो। कहने का मतलब क्या है कि एवरीबॉडी इज मेंटली प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम फॉर ए क्रिकेट मैच। तो क्रिकेट मैच इज समवॉट द इक्विवेलेंट ऑफ टेस्ट। तो उसमें माइंड को बना लो इस तरीके से कि चाहे कोई भी मेरा लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस हो फॉर ए टेस्ट, आई शुड बी एवर रेडी। ये भी एक अच्छा स्टेट ऑफ माइंड है, इससे क्या होता है ना, सारे टेंशंस खत्म हो जाते। चलो एनीवे, देयर माइट बी डिबेट ऑन दिस, इसलिए आप इस पे कमेंट मत करना। लेट्स स्टार्ट। तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग सिस्टम, एकदम इजी एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये एक्सपीरियंस वाला क्वेश्चन क्लास 8, 9, 10 में भी देखना पूछा जाता है, दैट इज कि सपोज मैं ट्रेन के अंदर हूँ, ट्रेन चल रहा है और मैं भी चल रहा हूँ बस के अंदर, ट्रेन के अंदर, और मैंने एक प्रोजेक्टाइल को वर्टिकली थ्रो किया, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा, ये जो बॉल है ये क्या करेगा, हाथ में आके गिरेगा, तुम्हारे वापस हाथ में आके गिरेंगे। तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो, यू हैव बीन टोल्ड अर्लियर आल्सो। लेट्स एनालाइज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। तो अगर मान लो ये ट्रॉली है, ठीक है ना, ट्रॉली अगर कुछ यू वेलोसिटी से जा रहा है, ट्रॉली का यू वेलोसिटी से जा रहा है, और मान लो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ये O1 है, और यहाँ पे एक और ऑब्जर्वर है
ये मान लो O2, दो ऑब्जर्वर्स है और एक बंदा जो है एक प्रोजेक्टाइल को, ठीक है ना, व्हाटएवर, मान लो थ्रो कर रहा है, वर्टिकली थ्रो किया है विद सम, एक काम कर, इसको यू ना लिख, इसको बी एक्स ले लो, और मान लो इसको यूटी ले लो, ट्रॉली का वेलोसिटी यूटी, और मान लो कुछ इनिशियली यू वेलोसिटी से वर्टिकली थ्रो किया, तो ऑब्जर्वर O1 और O2 कैसे देखेंगे, है ना? तो ऑब्जर्वर O1 जो है वो देखेंगे पत्थर यूं गया या बॉल यूं ऊपर गया और वापस आया, क्यों? ऑब्जर्वर O1 मूविंग ऑब्जर्वर। लेकिन जो O2 वाला ऑब्जर्वर है वो देखेंगे कर्व्ड मोशन, यानी पैराबोलिक मोशन, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। दैट्स हाउ द डिफरेंस विल बी, है या नहीं? तो अब अगर मैं पूछूंगा कि भाई क्या होगा, तो इन द सेंस क्या होगा, ट्रॉली थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएंगे, है ना, और ये बंदा तब तक यहाँ पे है मान लो, व्हाटएवर, तो ये बॉल ऐसे करके यूं करके इसके ठीक हाथ में आएगी और एकदम हाथ में आएंगे। अगर मान लो ट्रॉली सेम वेलोसिटी से गए हैं तो दैट इज समथिंग दैट यू नो। तो देखो अगर मैं पूछूंगा कितने टाइम बाद, आंसर हो गया 2u/g, और कितना दूर जाके, so that is nothing but the range and that will be time of flight into जो ट्रॉली का वेलोसिटी है u। ये किसका ऑब्जर्वेशन है? ये इसका ऑब्जर्वेशन है O2, ठीक है। और जहां तक O1 है, तो O1 क्या बोलेंगे? O1 टाइम तो वही बताएंगे 2u/g, लेकिन वो रेंज कुछ 0 बताएंगे। क्यों? क्योंकि जितना दूर था वो तो वर्टिकली देख रहा है, वर्टिकली गया और वर्टिकली वापस आ गया, तो उसके लिए हॉरिजॉन्टली पत्थर ने, सर आप म्यूट हो गए। सर आप म्यूट हो गए। सर आप म्यूट हो सर। फिर कॉल आ गया ये चक्कर हो जाता है, कॉल आता रहता है चलो, तो नाउ लेट्स चेंज द पर्सपेक्टिव। अब सपोज मैं कहता हूं कि नहीं, यू से नहीं थ्रो किया, तो मैंने इसलिए मिटा दिया क्योंकि मुझे पता है ये ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा, जस्ट फॉर अ बैकग्राउंड मैंने बताया। अब फिर ट्रॉली, और ये वाले बंदे ने क्या किया, पत्थर को फेंका है यू ऐसे से और थीटा एंगल या फाई एंगल, ठीक है, एंड लेट्स टेक दिस एज द ओरिजिन, फाइन। तो therefore अगर यहाँ पे एक बंदा को ऑब्जर्वर बना दो, स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ठीक है, और इसी को रेफरेंस फ्रेम बना दो, तो एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर भी है और ये खुद भी ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर O1 है, ये ऑब्जर्वर O2 है, ठीक है। तो O1 के हिसाब से वेलोसिटी t क्या होगा? ट्रॉली का वेलोसिटी बाय द वे vt है, और O2 के हिसाब से एक काम करो, मैं ना इसका कॉलम बना, दोनों के लिए ओरिजिन यही है, ठीक है ना, दोनों के लिए यही पॉइंट ओरिजिन है, ओरिजिन फिक्स है, ठीक है, और O1 तो अपना ओरिजिन पे लेके चलेगा, O1 खुद चल रहा है, तो इन दैट केस एक काम करता हूं, vt O1 के हिसाब से, O2 के हिसाब से, एंड st O1 के हिसाब से और O2 के हिसाब से, बस ये बता। ओके, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है तो मैं पहले क्लियर कर देता हूं। ये जो है ना, ये ऐसे फेंका है, ऐसे, यानी कैसे फेंका है? u स्पीड से फेंका है एट एन एंगल ऑफ फाई, यानी उसने, मैं पत्थर फेंकने वाला हूं, तो मैंने क्या किया, अच्छा चलो ठीक है, मेरे पास अब एक बॉल फेंकने वाला गन है, तो उस गन को मैंने फाई एंगल पे रखा है,
उस गन को मैंने फाई एंगल पे रखा है और उस गन में स्पीड सेटिंग भी होता है, तो मैंने उसको यू से फायर किया, तो यू से फायर किया, गन में लिखा हुआ यू स्पीड आ रहा है। ये आजकल देखना क्रिकेट वाले जो प्रैक्टिस करते हैं ना, अब बार बार बॉलर मिलना मुश्किल होता है, और वो भी अगर तुम बॉलर को बोलोगे यॉर्कर करो तो 5 बार कोशिश करता है यॉर्कर, तो 2 बार यॉर्कर निकल आता है, बाकी बॉल ऐसी हो जाती है। तो अगर तुमको सिर्फ यॉर्कर प्रैक्टिस करना है तो आजकल वो मशीन से करते हैं, है ना, बॉल को बिल्कुल मशीन को एकदम सेट कर देते हैं कि अगर 50 बॉल आएगा तो 50 यॉर्कर ही आएगा, क्यों, वो स्पीड सेटिंग के हिसाब से होता है। So that is what is done, let's say, with a speed gun, with a firing speed of u, firing speed u, ध्यान रखना, और एंगल फाई। अब तुमको बताना है vt क्या होगा as per o1 as per o2, and displacement क्या होगा as per o1 and as per o2। इसमें अगर चाहो तो in that case एक चीज और भी कर सकते हो, and that is maybe you can give the answer, maybe you can give the answer in the this thing also। 9555 वाले नंबर पे देना चाहो तो दे सकते। So I'm just moving out. I have to answer what is velocity after time t for as observed by O1, as observed by O2, and also displacement। चलो जल्दी करो, and then I will respond। मैं गया था पानी का बोतल लाने। वैसे आजकल ठंडे पानी पीने में भी दिक्कत है, ना पियो तो भी दिक्कत है, ठंडे पानी पी से गला खराब हो जाएगा। कोरोना के जमाने में गला खराब होते हुए डर लगता है इंटरनल है या नहीं? So we are living in very strange times। चलो कुछ कुछ आंसर आने लगे हैं, इसलिए मैं फटाफट आंसर दे रहा हूं। नंबर वन इज दैट देखो वीटी के बारे में इस बंदे को नहीं पता चले, इसलिए इस बंदे के हिसाब से तो भाई है u cos phi i cap प्लस u sin phi माइनस gt j cap, ठीक है, u cos phi u sin phi, और u sin phi में तो वो g वगैरह काम करेगा, तो इसलिए O2 के हिसाब से क्या है कि VT भी ऐड होगा, है ना, तो यानी ज्यादा चेंज नहीं आएगा, u cos phi प्लस VT i cap, वर्टिकली दोनों सेम चीजें ऑब्जर्व करेंगे, यानी ये हो गया u sin phi माइनस GT j cap। एक दो जन ने आंसर भेजे है ना, अंश ने भेजा है, अंश ओनली सेंट दी x कंपोनेंट, उसमें y भी आएगा बेटे, ठीक है ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं।
ओके, गर्व हैज गिवन अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कि सर वो फ्रिज वाला पानी छोड़ दो और जो नल वाला वो भी छोड़ दो, कुछ बीच का रास्ता अपनाओ। जैसे मैं भी बोल रहा था ना, सर घड़े का पी लो। फ्रिज का पानी पीने में भी दिक्कत है, उसमें भी दिक्कत है, तो गर्व ने सजेशन दिया कि एक काम करो, मटके में पानी रख लो। ठीक है ना। अब मटके के साथ दिक्कत क्या है कि मटके में ही कोरोना ना हो जाए, क्योंकि बोलते हैं ना कि ह्यूमिड और उसमें ज्यादा चांसेस है। चलो, यू नेवर नो। एनीवे, एसटी का क्या होगा अब ना, एसटी का जहां तक बात है तो होगा इसके हिसाब से, यानी u cos phi into t i कैप, ये ऑब्जर्वर O1 की बात कर, और ये हो जाएगा u sin phi into t माइनस, थोड़ा सा लाइन बड़ा कर देता हूं, माइनस हाफ GT स्क्वायर j कैप। अब देखो, ये मैं पता क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसके बाद तमाम क्वेश्चंस हो सकता है। जैसे सपोज मैंने पूछा व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन एज ऑब्जर्व्ड बाय O1, तो वो क्या आएगा, दिस अपॉन दिस इज tan ऑफ अल्फा। लेकिन अगर उसी में अगर एंगल ऑफ एलिवेशन एज ऑब्जर्व्ड बाय O2, मैं मान के चल रहा हूं कि O2 भी यहीं पे था इनिशियली जहां पे प्रोजेक्टाइल फेंका गया, इन दैट केस क्या होगा, इससे आएगा। फिर व्हाट इज द वेलोसिटी वेक्टर एज ऑब्जर्व्ड बाय O1, या उसका एंगल एज ऑब्जर्व्ड बाय O1, तो वो इससे आएगा, इससे, यानी tan, मान लो उस समय जो वेलोसिटी होगा, मतलब सॉरी वेलोसिटी का जो एंगल होगा, लेट्स से वो है थीटा टी, तो tan थीटा टी हो जाएगा u sin phi माइनस gt अपॉन u cos phi। लेकिन अगर इससे पूछोगे O2 से, तो O2 से आंसर आएगा क्या, ना tan थीटा टी इज इक्वल टू u sin phi माइनस gt अपॉन u cos phi प्लस vt। तो अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा। और अगर एंगल ऑफ एलिवेशन जानना है, assuming that the O2 was also at the same location when the projectile was thrown, क्योंकि अगर इसको थोड़ा पीछे रखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन फिर भी वो डिस्टेंस भी मैटर करेगा, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन फिर भी वो डिस्टेंस भी मैटर करेगा कि वो इनिशियली कितना पीछे था जब पत्थर को फेंका गया। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्योंकि एक्चुअली पता क्या हो रहा है, अगर सिचुएशन कुछ ऐसे हो जाए कि मान लो ऑब्जर्वर O2 यहाँ पे है, O1 यहाँ पे है, और उसने प्रोजेक्टाइल फेंक दिया तो ऐसे, तो अगर मान लो अब एंगल ऑफ एलिवेशन चाहिए, तो तब तक तो ये यहाँ पे आ चुका है, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ये मान लो O1 है और ये O1 डैश, क्योंकि O1 तो चल रहा है ना VT से, तो इसके हिसाब से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो बनेगा ऐसा, O1 के हिसाब से। और अगर O2 के हिसाब से देखोगे तो O2 तो रेस्ट पे है ना, O2 तो रेस्ट पे है, और अगर उस समय वो थोड़ा पीछे था लेट्स से, इन दैट केस उसका भी असर होगा। तो लेट्स से डू वन थिंग, चलो एक काम करो, सपोज वो D डिस्टेंस पीछे से देख रहा है और थ्रोइंग हुआ है बिल्कुल आई लेवल पे, सपोज थ्रोइंग हुआ है बिल्कुल आई लेवल पे, ठीक है ना। इन दैट केस थीटा टी as observed by, sorry, in that case theta t as observed by O1 and O2, or alpha t as observed by O1 और O2, ये भी निकालना है। और प्रोजेक्टाइल को बिल्कुल आई लेवल पे थ्रो किया गया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जो ऑब्जर्वर्स है वो पॉइंट ऑब्जर्वर्स नहीं है, तो उनके हाइट वाइट बहुत कुछ मैटर करे, तो इसलिए मैं उस चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि लेटर से बिल्कुल आई लेवल पे थ्रो किया गया, प्रोजेक्टाइल को ऐसे करके आई लेवल पे आके थ्रो किया गया, सो दैट वो जो लेवल है वो आई का ही है, और उसके बाद एनालिसिस चल रहा है। तो यानी O1 ने तो ऐसे थ्रो किया बिल्कुल आई के साथ साथ, और O2 थोड़ा पीछे खड़ा है, लेट्स से D डिस्टेंस पीछे खड़ा है, तो उस हिसाब से भी बता रहा है, ठीक है ना। तो देखते हैं, अच्छा तो बाउंड्री के बाहर चला गया, ठीक है। तो अब शुरू करें, इसका क्या हो जाएगा ना, इसका हो जाएगा u cos phi प्लस vt इंटू t आई कैप। वर्टिकल में तो वही आएगा, वर्टिकल में क्या होगा, इसी को कॉपी कर देंगे। वर्टिकल मोशन दोनों सेम ऑब्जर्व कर, हॉरिजॉन्टल मोशन में दोनों अलग ऑब्जर्व कर, इज दैट ओके।
सोम has asked कि Aryan has asked कि एंगल ऑफ एलिवेशन अनदर एंगल क्या होगा। हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ, वही कर रहा हूँ, थीटा टी और अल्फा टी अभी लिख रहा हूँ, ठीक है ना, बल्कि तब तक तुम भी लिखो। तो वर्टिकल में कोई फर्क नहीं है। दे हैव आस्क्ड कि ये थीटा क्या है और अल्फा क्या है। देखो एक तो होता है थीटा, मतलब होता है एंगल ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है ना, थीटा होता है एंगल ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। तो यानी ऐसे 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 करके तो एंगल ऑफ द वेलोसिटी। और अल्फा होता है एंगल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक्चुअली एंगल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, एंगल ऑफ द पोजीशन वेक्टर। तो एक मूविंग है और एक स्टेशनरी है, और जो बंदा स्टेशनरी है वो पत्थर जहां से फेंका गया है उससे डी डिस्टेंस पीछे खड़ा है। अगर उसी पॉइंट पे खड़ा होता है तो दैट केस थोड़ा सा इजी हो जाएगा, और कोई बात। तो अब थीटा टी पे आ जाओ। थीटा टी क्या होगा O1 के लिए, तो यही हो जाएगा, यानी tan इनवर्स ऑफ u sin phi माइनस gt, या एक काम ठीक है, u sin phi माइनस gt बाय u cos phi। पढ़ा जा रहा है, u sin phi माइनस gt। थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, क्या करें, जगह कम है, ठीक है। और इसके लिए क्या होगा, tan इनवर्स ये वाला u sin phi माइनस gt अपॉन u cos phi प्लस v, अपॉन u cos phi प्लस v। अब समझ में आ रहा है, देखो जरा। देहम ने पूछा कि व्हाट इज थीटा एंड अल्फा, तो अब समझ में आ रहा है थीटा और अल्फा क्या है। थीटा हो गया वेलोसिटी वेक्टर का एंगल, जो कि O1 को लग रहा है और जो कि O2 को लग रहा है, और दोनों को अलग अलग लगेगा। क्यों, क्योंकि O1 मूविंग है और O2 रेस्ट पे है, ये चीज। अच्छा अब आ जाओ अल्फा टी। अल्फा टी क्या होगा, अल्फा टी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के हिसाब से आएगा, तो ये आएगा, यानी tan इनवर्स ऑफ ये वाला। तो इसमें ना एक टी कैंसिल होता है दिख रहा है, तो इसलिए मैं पहले कैंसिल कर देता हूं, u sin phi माइनस हाफ gt बाय u cos phi। ठीक है, ये आता है। अब दिख रहा है ना सबको। अब आ जाओ O2 का अल्फा टी, O2 का अल्फा टी यहां से आएगा, तो उसमें वर्टिकल तो सेम ही है, इसलिए मैं इसको लिख देता हूं इस तरीके से, tan इनवर्स ऑफ वर्टिकल सेम है, ये वाला कॉपी कर देता हूं, अपॉन ये वाला, यानी u cos phi प्लस vt प्लस d। ये सेम वाला मैंने टिक लगा दिया, बल्कि इसमें भी टिक लगा सकता था, क्योंकि ये भी u sin phi माइनस gt, ये भी u sin phi माइनस gt। इसमें तो वही आ जाएगा u sin phi माइनस हाफ gt, ये आएगा। लेकिन नीचे नहीं, इसमें कैंसिल नहीं, सॉरी एक मिनट, इसमें गड़बड़, इसमें ना इनटू t प्लस d, और ये कैंसिल नहीं होगा, ये पूरा लिखना पड़ेगा, इस बार कैंसिल नहीं हो पा रहा है। u sin phi इंटू t माइनस हाफ gt, ठीक है। अब चेक कर लो। पार्थ हैज आस्क्ड इसमें d क्यों आ गया, क्योंकि जरा सोचो, सपोज मैं ऑब्जर्वर O2 हूं और कोई और बंदा बिल्कुल मेरे आई लेवल पे पत्थर को फेंक दिया, तो मैं एक सर्टेन एंगल ऑफ एलिवेशन देखूंगा, हो गया। अब अगर मैं मान लो थोड़ा पीछे आ जाता हूं, तो उसी पॉइंट को मैं अलग एंगल से देखूंगा। क्यों, क्योंकि जरा सोचो, सपोज एक प्रोजेक्टाइल को यहां से लॉन्च किया ऐसे, मैं यहीं पे खड़ा हूं स्टेशनरी, तो इस वक्त मैं इस एंगल ऑफ एलिवेशन पे इसको देखूंगा। लेकिन अगर मान लो मैं थोड़ा पीछे खड़ा हूं, मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो मैं उसी पॉइंट को अलग एंगल ऑफ एलिवेशन पे देखूंगा। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया, और अगर मैं यहाँ पे हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये आ गया। ऑब्वियसली दोनों अलग होगा, तो उसमें फर्क क्या है, y तो सेम ही है, y में तो कोई अंतर हुआ नहीं। एक में x के जगह मैं ये ले लूंगा, और एक में क्या होगा, x के जगह वो तो होगा ही होगा प्लस एक d, यही तो t है।
ये डी जो है मुझे ऐड करना पड़ेगा, दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, तो वही डी मैंने ऐड किया। बाकी देखो सब कुछ एज इट इज लिखा है मैंने, बस वो एक डी पैरामीटर ऐड हो गया, अगर वो डी डिस्टेंस पीछे से देख रहा है तो। ठीक है, अच्छा, और ऑल दिस थिंग्स विजुअलाइज एक बार अच्छे से देखो जरा। ये चार्ट थोड़ा सा ज्यादा ही कंजेस्टेड हो गया, बट चलो क्या कर सकते हो, एक्सप्रेशन बड़े बड़े। तो ये समझ में आ गया, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग सिस्टम। बट हाँ, अगर ये बंदा मान लो ट्रॉली के बाहर, बट इसी जगह पे कहीं पे खड़ा है मान लो, ठीक ट्रॉली के साथ, ठीक ट्रॉली के साथ उसी जगह पे खड़ा है मान लो जहां से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया, तो इन दैट केस थोड़ा सा आसान हो गया। इन दैट केस डी को 0 कर लो। इन दैट केस सिर्फ डी ही 0 नहीं होगा, ये टी भी कैंसिल होगा जैसे मैंने पहले किया। बट अब टी के चक्कर में क्या ना, वो टी कैंसिल नहीं करता। जैसे यहाँ पे तो टी कैंसिल करके लिखा है मैंने, वो चीज यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे टी मौजूद हो रहा है, तो एक टी जो है मौजूद है डिनोमिनेटर में, जबकि यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में नहीं है। ठीक है ना, ये चीज फाइन। अब एक बार चेक कर लो। नाउ देयर इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड दैट इज फ्रॉम सोम, एंड दैट इज आपने डिस्प्लेसमेंट वाले में डी क्यों नहीं लिखा? देखो यहाँ पे कहीं पे डी नहीं लिखा, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर मान लो मैं डिस्प्लेसमेंट के जगह अगर मैं पोजीशन एट टाइम टी लिखूंगा तो यहाँ पे डी भी होगा। पर हो क्या रहा है ना, अगर तुम ऑब्जर्वर O2 से पूछोगे प्रोजेक्टाइल जिस वक्त फेंका जा रहा है, यानी जब थ्रो किया जा रहा है, ऑब्जर्वर O2 से अगर पूछोगे प्रोजेक्टाइल कहां पे है, तो वो क्या बताएगा? डी आई क्या। क्यों भाई, यहाँ पे है प्रोजेक्टाइल उस समय, मैं यहाँ पे O2, तो मुझे क्या दिखेगा? डी आई क्या। हो गया। जब टी टाइम बाद पूछोगे कहां पे है, तो उसमें वही डी आई कैप ऐड भी होगा, जो प्रोजेक्टाइल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो होगा ही होगा, साथ में डी भी ऐड होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसलिए वो डी कैंसिल हो गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट वाले इक्वेशन में अगर पोजीशन का लिखोगे तो प्लस टी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पर मैंने पूछा डिस्प्लेसमेंट में डी नहीं आएगा। क्यों? डी तो इज जस्ट डिफाइनिंग द इनिशियल सेपरेशन, मतलब सेपरेशन इन द सेंस कि जहां पे ऑब्जर्वर है से लेके जहां पे प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया। इसलिए डिस्प्लेसमेंट वाले इक्वेशन में देखो मैंने डी ऐड नहीं किया, और अगर पोजीशन का इक्वेशन लिखूंगा तो डी ऐड करना पड़ेगा। आई होप दैट्स ओके नाउ। ठीक है, सी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग अप। चलो ठीक है, और किसी का कोई क्वेरी है तो बताओ जरा। अभी ओके, आई होप कि इट्स ओके अभी। चलो ठीक है, अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देता हूँ, क्योंकि तो सारा थ्योरेटिकल हो गया, इन द सेंस कि तो थ्योरी हो गया। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में भी लिया जाए। सपोज मैं कहता हूं कि एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया U1 से θ1 एंगल, एक U2 से θ2 एंगल, और जो प्रोजेक्टाइल है वो एक्चुअली दो चेयर्स है या दो पर्सन्स है, उनको मान लो कोई कुछ तरीके से फेंक दिया गया। ठीक है, लैंडिंग को सॉफ्ट कर देंगे, मे बी वहां पे कुछ रख देंगे सो दैट फेंक दोगे तो वो तो गिरेंगे तो चोट पहुंच जाएगा। तो मान लो लैंडिंग को कुछ सॉफ्ट ऑफ कर दिया, पानी है, स्विमिंग पूल है टाइप का कुछ लगा दिया। अब सवाल ये है कि अगर इसको ऑब्जर्वर O1 बना दो और इसको अगर ऑब्जर्वर O2 बना दो, तो हाउ डज O1 see O2? यानी कहने का मतलब ये कि O1 को O2 कैसे मूव करते हुए लगेंगे, सर्कल में, स्ट्रेट लाइन में, पैराबोला में, या कोई एलिप्स में, या कोई और टाइप का जो अगर मोशन होगा वो कैसे लगेंगे। ठीक है, तो इसके लिए काम करो, V रिलेटिव निकाल लो और S रिलेटिव निकाल लो, और नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट डाउन द ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। ये ट्रेजेक्टरी है, इक्वेशन ऑफ O2 as seen by O1। मैं एक काम करूं, चलो जनरलाइज कर लो, जनरलाइज मतलब लग रहा था कुछ वैल्यूज दे दो, पर ठीक है जनरलाइज करके अच्छा है।
अभी फटाफट एक आंसर आ गया यशु का, एंड दैट इज स्ट्रेट लाइन। चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा। तो पहले ये बताओ बी रिलेटिव क्या दिखेगा, एस रिलेटिव क्या दिखेगा, और ट्रेजेक्टरी इक्वेशन ऑफ O2 एज सीन बाय O1 क्या होगा। ठीक है, चलो गो अहेड। आयुष ने भी बता दिया कि हाँ ये तो स्ट्रेट लाइन होगा। चलो ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, गुड। अब आगे बढ़ के थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दो। अच्छा, आज एंट्रीज एक एक्स्ट्रा है, कोई डुप्लीकेट है क्या? बता कितना चेक करें। सर मैंने 2 डिवाइस से लॉग अच्छा, ठीक है, कौन हो? अनुषा। अच्छा अच्छा, क्यों कुछ प्रॉब्लम आ रहा था? वो सर मेरी साइड में कंस्ट्रक्शन चल रही है तो एक डिवाइस पे हेडफोन काम नहीं करता। चलो ठीक है, कोई बात बस नॉन होना चाहिए और कुछ। हाँ, तो स्ट्रेट लाइन सब लोग बोल रहे हैं। यशु ने बता दिया, अंश ने बता दिया, कुमार आदित्य ने बता दिया, देहम ने बता दिया, अंश ने बता दिया। अच्छा, अंश दोबारा होता है, ठीक है ना, चलो अच्छी बात है। तो थोड़ा सा ये भी बता दो कि ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या है। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन से पता चलेगा है ना कि स्ट्रेट लाइन है क्या है, ऑल दोस थिंग्स, वो उसी इक्वेशन से पता चलता है। इस बार देखो रिलेटिव वेलोसिटी में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्यों? ये दोनों का सेम एक्सेलरेशन है। तो अगर मेरा भी वही एक्सेलरेशन है, मैं ऑब्जर्वर हूं, और जो जिसको देख रहा हूं उसका भी सेम एक्सेलरेशन है, और वो भी वेक्टर टर्म्स में, इन दैट केस तो दोनों को एक्सेलरेशन एक दूसरे का नजर नहीं आएगा, यानी रिलेटिव एक्सेलरेशन खत्म। तो जो वी रिलेटिव क्या होता है, यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव इंटू टी। तो टी वी छोड़ो, ए रिलेटिव तो खत्म, ए रिलेटिव तो पूरा ही खत्म। देयरफॉर वी रिलेटिव हो जाएगा कांस्टेंट। देखो कहीं पे कोई टी नहीं आ रहा, देख रहे कहीं कोई टी नहीं, फाइन। अच्छा, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव। डिस्प्लेसमेंट में भी तो क्या है कि जो y वाला है ना, उसमें भी एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, तो यानी सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग x एंड रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग y एंड इनटू t कर दूंगा, दैट्स इट। तो यानी हो जाएगा और जगह कम है, u2 cos theta 2 minus u1 cos theta 1 into t आई क्या। ये काम करें, इसी को इंटू टी लिख देता, बट चलो कोई ना, तो लिख ही दिया मैंने। u2 sin theta 2 minus u1 sin theta 1 into t j का, या ठीक है। तो देखो अगर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देखता हूं तो ये y कोऑर्डिनेट है और ये x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो क्या होगा, ये x हो गया। अब मैं अलग से लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसको मार्क कर देता हूं, ये हो गया x कोऑर्डिनेट, है ना, और ये हो गया y कोऑर्डिनेट रिलेटिवली स्पीकिंग। तो अगर मैं x by y लिखता हूं या y by x लिखता हूं, तो y by x होगा ये वाला u2 sin theta 2 minus u1 sin theta 1, और t लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि t यहाँ पे भी है, t यहाँ पे भी है, तो वो कैंसिल ही होगा, अपॉन u2 cos theta 2 minus u1 cos theta 1। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं मैं, बट आई होप इट्स विजिबल। ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, तो y by x लिख रहा हूं, और ये देखो y by x जो है ना, ये एक कांस्टेंट है, यानी रिलेटिव ये आ गया, विच इज अ स्ट्रेट लाइन। यानी अगर O1 से पूछोगे O2 कैसे जा रहा है, तो बोलेंगे देखो सीधा ऐसे चला गया, दैट इज व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी ऑब्जर्व, फाइन। तो स्ट्रेट लाइन का अच्छे से एविडेंस मिल गया, अब तो कोई चैलेंज कर नहीं सकता।
फाइन, चलो ठीक है, गुड। अब एक काम करते हैं, अब तो हो ही गया थिंक, हाँ यही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन ऑफ O2 एज सीन बाय O1, तो ये ट्रेजेक्टरी इक्वेशन वेयर m इज इक्वल टू ये पूरा चीज u2 sin theta 2 minus u1 sin theta 1 by u2 cos theta 2 minus u1 cos theta 1, ये हो गया ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। y इज m, m हो गई। आई होप दैट्स ओके। स्ट्रेट लाइन कैसे है? पार्थ हैज आस्क्ड कि s रिलेटिव कैसे आ गया। चलो ठीक है, एक काम करो, s रिलेटिव क्या होता है ना, u रिलेटिव into t प्लस हाफ a रिलेटिव into t स्क्वायर, ये होता है। तो इस केस में दोनों का एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड्स है, तो a रिलेटिव तो खत्म, तो देयरफॉर ये तो पूरा टर्म ही खत्म हो गया। तो क्या बचा, u रिलेटिव। u रिलेटिव मतलब क्या होता है, इन दोनों को माइनस करोगे, ये जो v रिलेटिव यही है u रिलेटिव, है ना, यही देख लो, इनटू t, तो इनटू t, ये देखो माइनस मल्टीप्लाई माइनस कर, तो ये आ गया। तो s रिलेटिव ही आ गया इसका, मतलब y का अलग से कर दिया, u रिलेटिव तो यही है इनटू t, तो देखो इसी को t से मल्टीप्लाई किया, इसी को देखो t से मल्टीप्लाई किया, तो वही डिस्प्लेसमेंट लिख दिया मैंने। तो डिस्प्लेसमेंट में से ये जो j वाला पार्ट है वो y कोऑर्डिनेट, और जो i वाला पार्ट है वो x कोऑर्डिनेट। तो अगर मैं y बाय x करता हूं, तो इन दैट केस ये t और ये t भी देखो कैंसिल हो, तो बचेगा क्या, ये वाला अपॉन ये वाला, है ना, तो वही लिखा है देखो, ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट, तो y बाय x कर दिया तो ये आ गया। तो दैट्स अ कांस्टेंट, क्योंकि u1 u2 थीटा 1 थीटा 2 आर द इनिशियल वैल्यूज, तो वो तो कांस्टेंट है, वो तो एक बार बन गया सो बन गया। तो देयरफॉर इक्वेशन बन गया y इज गुड mx, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। देख लो सोमन पार्थ दोनों ने क्वेश्चन पूछे थे, एक बार देख लो जो मैंने समझाया, इज इट कंफर्टेबल नाउ? चलो ठीक है, काम करो फिर, इन दैट केस मैं छोटा सा एक क्वेश्चन दे देता हूं इसी पे, एंड दैट इज, क्वेश्चन वही है बट थोड़ा सा अलग। क्या अलग है बता देता हूं। एक पार्टिकल को मैंने यहां से फेंका है 50 मीटर पर सेकेंड 53 डिग्री, और एक यहां से, ये 30 है और ये 50 है, ठीक है, 30 और 50 है, और इसको फेंका गया है 25 पे, 37 डिग्री। तो क्वेश्चन तीनों वही है, फाइंड आउट v रिलेटिव, s रिलेटिव and the equation of trajectory, as seen by O1, trajectory of O2 as seen by, तो इसको O1 लिख लो, इसको O2। पार्थ ने पूछा एस रिलेटिव कैसे आया। एस रिलेटिव मैंने बोला ना कि अच्छा तो मिटा दें, यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, तो ए रिलेटिव 0 हो गया, यानी सिर्फ यू रिलेटिव। तो यू रिलेटिव तो उसके पहले लिखा ही था, अब तो मिटा दिया, बट लिखा ही था वो जो इनिशियल वाला था, मतलब वीटी वाला जो बी रिलेटिव वाला था, वही यू रिलेटिव है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं, मतलब सॉरी रिलेटिव एक्सेलरेशन तो है नहीं, एक्सेलरेशन है बट रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं, है ना। चलो अब बताओ।
चलो अभी आंसर्स तो नहीं है, मैं फटाफट स्टार्ट करूं बिकॉज़ वी विल गेट डिलेड अदरवाइज टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट। इसका अगर मैं वेलोसिटी देखता हूं तो क्या आएगा, और O1 ठीक, तो V रिलेटिव क्या आ गया, या ठीक है V रिलेटिव देख, तो V रिलेटिव आ गया 10 I क्या प्लस 25 G का। S रिलेटिव क्या होगा, इसी में टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो टाइम अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो बस इसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर लो, यानी 10 T I क्या प्लस 25 T J क्या। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना कि S रिलेटिव अलग चीज होता है जो मैंने निकाला, और अब मैं पूछ रहा हूं X रिलेटिव और अदर रिलेटिव पोजीशन, ये अलग हो गया, और वो भी इसका वेक्टर। अब मैं रिलेटिव पोजीशन वेक्टर जानना चाहता हूं सपोज, तो लेट्स कॉल दैट सपोज R वेक्टर, ठीक है। सपोज R वेक्टर को मैं कहता हूं एज रिलेटिव पोजीशन एट एनी टाइम, तो ये हो गया सपोज रिलेटिव पोजीशन वेक्टर। उसमें क्या होगा ना, उसका इनिशियल रिलेटिव पोजीशन भी मैटर करेगा। तो देयरफॉर अगर मैं मान लो O1 का इनिशियल पोजीशन देखता हूं, है ना, तो RO1 अभी क्या है 30 I क्या, RO2 इनिशियल क्या है ना 50 J क्या। तो देयरफॉर R रिलेटिव, ये जो भी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ये सब इनिशियल का कैलकुलेशन कर रहा हूं, ध्यान रखना इनिशियल का। तो R रिलेटिव क्या हो गया ना 50 J क्या माइनस दिस थिंग, तो यानी हो जाएगा इक्वल टू माइनस 30 I क्या, ठीक है ना, प्लस 50 J क्या। तो RT क्या होगा फिर ना, RT इज इक्वल टू R0 प्लस U रिलेटिव इंटू T, तो इसको R0 लिख देता हूं, R0 रिलेटिव, ठीक है। तो RT इज सपोज रिलेटिव पोजीशन, तो R0 हो गया प्लस U रिलेटिव इंटू T प्लस हाफ A रिलेटिव इंटू T स्क्वायर। देखो डिस्प्लेसमेंट में ये टर्म नहीं आएगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, U रिलेटिव इंटू T प्लस हाफ A रिलेटिव T स्क्वायर। लेकिन अगर रिलेटिव पोजीशन चाहिए, इन दैट केस इनिशियल रिलेटिव पोजीशन को भी ऐड करना पड़ेगा, वो ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, देयरफॉर ये आ जाएगा R0 तो आ गया माइनस 30 I का प्लस 50 J का। अच्छा ये वाला टर्म तो खत्म हो गया, ये वाला, ये तो जीरो हो गया, ये तो इक्वल टू जीरो है क्योंकि ये रिलेटिव तो है नहीं। तो बचा क्या ना, R रिलेटिव हो गया माइनस 30 I क्या प्लस 50 J क्या प्लस U रिलेटिव इंटू T, तो which is this प्लस 10 T I कैप प्लस 25 T J कैप, ठीक है ना। यानी ये बन जाएगा 10 T माइनस 30 I कैप प्लस 25 T प्लस 50 J कैप, ठीक है। तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट, ये हो गया y कोऑर्डिनेट एज सीन बाय O1 अबाउट O2, यानी एज सीन एज O2 इज बीइंग सीन बाय O1, उसका x रिलेटिव y रिलेटिव, x रिलेटिव y रिलेटिव। तो पूछ रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ O2 एज सीन बाय O1, तो वो क्या हो जाएगा, x तो ये आ गया है ना, यानी मैं लिख सकता हूं x हो गया 10t माइनस 30, यानी x प्लस 30 इज इक्वल टू 10t, और ये हो जाएगा y माइनस 50 इज इक्वल टू 25t। तो डिवाइड कर दो, तो अगर डिवाइड करो तो क्या आएगा, x प्लस 30 बाय y माइनस 50 इज इक्वल टू 10t बाय 25t, तो tt कैंसिल हो गया, यानी 2/5।
यानी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या हो जाएगा फिर? ट्रेजेक्टरी इक्वेशन अब हो गया ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। या चलो छोड़ो, आंसर टू क्वेश्चन नंबर दिस, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। तो आंसर टू क्वेश्चन 3, तो थर्ड वाले का आंसर क्या हो गया फिर? 5x माइनस 2y, ठीक है ना, 5x माइनस 2y, 530 is 150 प्लस 100, तो प्लस 250 equal to 0. This is the trajectory equation. This is the trajectory equation of O2 as seen by O1. Yeah. So मैं लास्ट की इक्वेशन आपने कैसे बना दिया ना? देखो ये कोई नया चीज नहीं है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। अब वो एब्सोल्यूट का हो, रिलेटिव का हो, वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करे। तो उसमें टी नहीं आना चाहिए क्योंकि टी तो वेरिएबल हो गया। हम तो सिर्फ कोऑर्डिनेट जानना चाहते हैं। इन दैट केस एक्स और वाई का इक्वेशन निकालना है, और अगर कोई टर्म है वेरिएबल इन दैट केस उसको एलिमिनेट करना है। तो इसमें वेरिएबल क्या आ रहा था? देखो एक्स और इसमें टी आ रहा था, टी आ रहा था, तो मुझे टी किसी तरीके से एलिमिनेट करना, तो मैंने वही किया था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, x इक्वल टू 10t माइनस 30, तो x प्लस 30 इक्वल टू 10t हो गया, तो वो लिख दिया। और y इज इक्वल टू 25t प्लस 50, तो y माइनस 50 क्या होगा? 25t। अब दोनों को डिवाइड कर दो, t एलिमिनेट हो गया, t एलिमिनेट करके x और y का रिलेशन आ गया। तो दिस इज द ट्रेजेक्टरी इक्वेशन ऑफ O2 as seen by O1। ठीक है, अब ठीक है ना? देख लो अच्छे से। चलो अब तो टाइम हो गया ज्यादा, so like maybe we will discuss once more some more situations tomorrow। आज तो बहुत टाइम एक्सीड कर गया, तो we'll continue tomorrow with projectile of moving objects, especially seeing each other and all। तो कल डिस्कस करेंगे फिर से, ठीक है? अभी तक तो अच्छे, I think we have laid down the platform, maybe we'll have one more discussion, that would be good enough। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।